गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने मॉडल्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन करे, देखा कि हम मॉडल्स में पॉइंट्स को अगर हम याद रखें तो कैसे कैसे हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करे उसके ऊपर हमने, और स्पॉटिंग द एरर्स करे। कुछ क्वेश्चंस की बात मैं आपसे आज और करूँगा, और उसमें आपको मैं बताऊँगा कि हमारे मॉडल्स के सारे पॉइंट्स कहाँ जाके कहीं या कहीं फेल हो सकते हैं। मतलब हमें सेंटेंस की थीम जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस के अंदर सेंस क्या क्या रहा है ना। और कुछ मैं यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव के बारे में भी आपसे बातें करूँगा। बेयर इन्फिनेटिव का थोड़ा सा आपको मैं बताऊँगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है ना। और कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि कन्फ्यूजिंग वर्ब्स हैं जो मतलब जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, डबल मीनिंग वाला काम करते हैं। जैसे नोटिस और फाउंड में डिफरेंस होता है, वो मैं सेंटेंस के थ्रू आपको बताऊँगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब कुछ बहुत सारे सेंटेंस हम ऐसे स्टडी करने वाले हैं जिसमें आपको पॉइंट पकड़ना है बस केवल, कि इसके साथ ये आ रहा है, इसके साथ ये आ रहा है, इसके साथ ये आ रहा है, और उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। वो आपके मेन होंगे, वो आप मेन थीम साइड में इस तरह से लिख लीजिएगा अलग, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि पहला वर्ब हमारा ऐसे है बियर। बियर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब सहन करना भी होता है। सहन करना, जन्म देना, ढोना, सामान ढोने को बियर बोलते हैं। तो बियर, बियर वैसे भालू भी होता है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी बोर, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बोर्न। बोर्न या फिर बॉर्न, दोनों होती है। एक बात इसमें हम विशेष याद रखेंगे कि बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड, ये बॉन्ड ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस। बॉन्ड जो वर्ड होता है हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होता है। चलिए, ये बात तुमने जान ली। अब फाइंड की बात करते हैं। FIND, फाइंड। फाइंड भी एक वर्ड होता है। फाइंड का मतलब ढूंढना, खोजना, फाइंड। सेकंड फॉर्म होती है इसकी फाउंड, अगर मिल गया तो फाउंड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी, फाउंड। लेकिन फाउंड का भी अपने आप में एक मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है बुनियाद डालना, नींव रखना, फाउंड, ठीक है ना। और फाउंड का मतलब होता है आफ्टर सर्च गेट बैक, या फिर गेट बैक आफ्टर सर्च, दोनों बोल सकते हैं हम, है ना। ढूंढने के बाद किसी चीज़ के ऊपर वापस आना, पता लगाना। फाउंड का मतलब बुनियाद डालने के बाद। सेकंड फॉर्म हो सकती है इसकी फाउंडेड, तो और थर्ड फॉर्म इसकी हो सकती है आपकी फाउंडेड, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो यहाँ पे फाउंड, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म बन गया, सेकंड फॉर्म फिर थर्ड फॉर्म, है ना। तो इसका मतलब नींव डालना, बुनियाद डालना, लिख लेना आप। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें लाई। लाई का मतलब झूठ बोलना होता है। लाई, लाइड सेकंड फॉर्म, और लाइड होती है इसकी थर्ड फॉर्म। एक और होता है लाई। लाई का मतलब होता है लेटना, यहाँ पर उसका मतलब होता है लेटना, है ना। लाई, लेड, लेन, लाई, लेड, लेन, ठीक है। अब ले होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है लेटाना। लेड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लेड ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ले, लेड, लेड, इसका मतलब होता है लेटाना। लाई, लाइड, लाइड, लाई, लेड, लेड, लेन, लाई, लेड और लेड, ठीक है। तो ये आपकी वर्ब्स थी। अभी हम और भी इसमें लिखेंगे। जैसे कि राइस और रेस में डिफरेंस, राइस और रेस में डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे राइस, राइस का मतलब होता है जागना, है ना। राइस का मतलब जागना भी होता है, और राइस का मतलब उठना भी होता है ना। राइज अप, एक गाना है राइज अप, इंग्लिश हॉलीवुड का, है ना। उगना भी होता है, द सनराइज इज इन द ईस्ट। तो राइज, रोज सेकंड फॉर्म, और राइज, रोज, राइजन, राइज, रोज, और आपका थर्ड वाला क्या हो सकता है, राइजन। अब रेज देखते हैं। रेज, रेज का मतलब इकट्ठा करना, है ना, खड़ा करना। रेज और हैंड्स हम बोलते हैं ना। तो रेज की सेकंड फॉर्म होती है रेस्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है आपकी, रेस्ड, ठीक है। और क्या वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉल। फॉल का मतलब होता है गिर जाना। फॉल, फेल और फॉलन, ये तो क्या, गिर जाना। एक होता है देखो फेल। फेल का मतलब होता है काट कर गिराना, जब पेड़ों को काट कर गिराया जाता है तो फेल वहां पे लगता है। जैसे कि द ट्री फेल, फेल ऑन द लैंड, तो मतलब ट्री को जमीन पर काट कर गिराया गया। कट कर नहीं गिराया, उसे काट कर गिराया गया। तो यहाँ पे फेल का मतलब वो हो गया, फेल, फेल्ड सेकंड फॉर्म, और फेल्ड ही होती है इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब फील, फील का मतलब बताइए, महसूस होना। फील, फेल्ट और फेल्ट, इसका मतलब होता है आपका महसूस होना। तो ये आपकी कुछ वर्ब्स थी, ठीक है। और देख लेते हैं। फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन,
तो यहाँ पर तो फ्लोन आया है, उड़ने में आता है फ्लोन। एक तो होता है बहना, एक क्या होता है बहना, बहने का मतलब क्या है फ्लो, FLOW फ्लो, फ्लो FLOWED फ्लोड और FLOWED फ्लोड, ये चीज़ फ्लो फ्लोड फ्लोड, इसका मतलब होता है बहना, उड़ना, महसूस करना, काट कर गिराना, गिरना, है ना, उठना, खड़ा होना, इकट्ठा करना, रेज में कैन में मैंने रेज का सेंटेंस करवाया एक मैंने, है ना, राइज का मतलब उगना, है ना, जागना, ये सब इसके मतलब होते हैं, ये इनकी सेकंड फॉर्म होती है। बॉर्न पैसिव वॉइस में यूज होता है। ये सब वर्ड्स आपको प्रॉपर वे में याद रखने हैं, पहली चीज़ इनके मीनिंग्स भी आपको लिख लेने हैं, ठीक। अच्छा, ये बात थी, ठीक। अब देखिए जरा एक टॉपिक के बारे में आपसे मैं और चर्चा करता हूँ उसमें, और वो ये है कि सपोज करिए मेरे पास एक सेंटेंस है, 3 मैन, है ना, 3 मैन वर किल्ड, 3 मैन वर किल्ड, ये सेंटेंस है। थोड़ा सा मॉडल से हटकर है ना, अलग है, किसी टॉपिक में नहीं आता, लेकिन मॉडल्स के अंदर ही काउंट हम कर सकते हैं क्योंकि मॉडल से मिलते जुलते इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी देखते हैं हम आगे। 3 मैन वर किल्ड, अलग अलग पॉइंट निकालते हुए चलना। 3 मैन वर किल्ड एंड 1 इंजर्ड, 2 सेंटेंस। 2 students are intelligent but 1 dull, 2 सेंटेंस हो गए। 3 men were killed and 1 injured, 2 students are intelligent but 1 dull। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आपको एक चीज समझ में आएगी, वो ये है कि 3 men were killed and 1 injured, मतलब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक नहीं है। इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं, एक बार तो क्या है 3 आदमी, एक बार क्या है 1 आदमी, 3 आदमी और 1 आदमी। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो क्या वो इनका हेल्पिंग वर्ब अलग अलग नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो नंबर्स पे डिपेंड है। या नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है तो वर्ब कैसा आ गया? प्लूरल। यहाँ नंबर ऑफ पर्सन केवल 1 है तो वर्ब कैसा आना चाहिए था? सिंगुलर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे हेल्पिंग वर्ब की नीड थी। तो मतलब अगर मैं इसको सेक्शन में बांटना, वैसे इतना बड़ा सेंटेंस है नहीं, समझाने के लिए मैं आपको बताया, आप तो केवल इतना इस पर पॉइंट याद रखेंगे कि अगर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक से अगर ज़्यादा हो और सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जो थ्योरी है ये नंबर्स के ऊपर डिपेंड हो तो नंबर्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ आदमी 3 थे तो मैंने वर्ड लगाया, आदमी अगर 1 हो तो मैं क्या लगाऊंगा? वॉज। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना था? वॉज आना था। तो इसका मतलब यहाँ पे सही आंसर क्या होता? 1 वॉज इंजर्ड। यहाँ सही आंसर ये था कि 1 के साथ वॉज आएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर उसी प्रकार से देखो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, 2 तो बच्चे बहुत होशियार हैं लेकिन एक क्या है? डल है। तो देखो एक यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा, 1 इज डल। तो जो सेंटेंस प्रॉपर होगा। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक है। एक बात आप ध्यान रखें, जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी उनकी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ आएगी। अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें पहला याद हो गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, मॉडल्स को लेकर ही है। ये तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 1 ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा? वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी कैसा? वर्ब भी प्लूरल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ अगर अलग अलग है, नंबर्स अगर अलग अलग हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो हेल्पिंग वर्ब उनके अकॉर्डिंग। प्लूरल होगी अगर तो प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 2 किसके ऊपर डिपेंड? जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि ही शुड मस्ट गो नाउ। अभी तो मैं छोटे छोटे सेंटेंस बता रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए अब मैं इतने बड़े बड़े सेंटेंस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आएंगे एक बार में एक सेंटेंस आएगा और उसमें आपको फिर
एरर ढूंढना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेंटेंस इतना बड़ा होगा, वहाँ पे परेशानी ये पैदा होगी कि हम सेंटेंस का सेंस निकाल लें, मॉडल्स का सेंस निकाल लें, किसके साथ क्या क्या काम करें, उसको जल्दी कैसे टैकल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ही शुड मस्ट गो नाउ। अब इस सेंटेंस के अंदर दो मॉडल लग रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शुरुआत से बताता है। तो देखो यहाँ भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इसका मतलब मेन वर्ब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज़। अब यहाँ पे मॉडल्स देखो दो साथ हैं, क्या ये सेंटेंस एकदम सही है? ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। दो मॉडल्स एक साथ नहीं आ सकते, पहली चीज़। दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकते, पहली चीज़ समझ में आ गई, दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ समझो, दो मॉडल्स एक साथ आ सकते हैं। टू मॉडल्स कैन कम टुगेदर, कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। तो अगर मैं इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों मॉडल्स के बीच में अगर कंजंक्शन एंड लगा दूं कि ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई? अगर मैं इन दोनों मॉडल्स के बीच में कंजंक्शन एंड लगा दूं तो उस कंडीशन में ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये रूल नंबर आपको 2 याद रखना है कि टू मॉडल्स कम टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। ओके, टू मॉडल्स कम टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। ओके, मतलब मॉडल्स प्लस मॉडल्स इनकरेक्ट, मॉडल्स प्लस कंजंक्शन और प्लस मॉडल्स करेक्ट। इतनी बात अंडरस्टूड हो गई नहीं हो गई? ये पॉइंट, यही पॉइंट पेपर में हेल्प करेंगे, यही पॉइंट का सारा फंडा है। इन्हीं पॉइंट पे हमें प्रॉपर काम करना है। ये पॉइंट अगर याद, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आई। अच्छा ठीक, रब कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव मैंने बताया था लास्ट क्लास में हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, पॉइंट्स वही चल रहे हैं कि हमने इन्फिनेटिव पढ़ा था थोड़ा सा, कि हमने जाना था कि इन्फिनेटिव के अंदर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। जिस इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब जिसका टू प्रीपोजिशन आता है, ये टू आता है, ये तो होता है विथ टू। एक होता था इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव दो तरह का होता है ना, इन्फिनेटिव दो तरह का होता है। अब इन्फिनेटिव पे मैंने थोड़े से क्वेश्चन तो कराए हैं, मतलब अभी तक इन्फिनेटिव नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन तो कराए हैं। एज अ सब्जेक्ट यूज भी होता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज भी होता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज होता है, बहुत सारा जगह यूज है इसका। लेकिन अभी हम केवल उतना पढ़ेंगे जितना हमें टॉपिक में यहाँ पे जरूरी है। इन्फिनेटिव देखिए दो तरह का होता है, एक तो होता है विद टू, एक तो हम इन्फिनेटिव को विद टू के साथ यूज करेंगे, और एक होता है विदाउट टू। विदाउट टू, इतनी बात अंडरस्टूड है? जो इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है उसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बेयर इन्फिनेटिव। यहां पर तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है, मतलब यहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां विदाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहां पर हमें याद क्या रखना है कि बेयर इन्फिनेटिव को हम सीधे कहां कहां यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 1 इसके अंदर पहला है, जो आपको पहला पॉइंट इसमें याद रखना है। देखिए, तो वर्ड होता है लेट, और लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, सब्जेक्ट के साथ कभी नहीं आता लेट, है ना। जैसे मैं बोलूँ लेट आई गो देयर तो गलत हो गया, अगर मैंने बोला लेट आई गो देयर तो गलत हो गया, अगर मैं बोलूँगा लेट मी गो देयर तो एकदम ठीक है। तो यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ना। लेट मी लव, लेट मी लीव, है ना, मुझे जाने दो, लेट मी लीव, है ना, लेट मी गो, ये सब करेक्ट है। लेकिन अगर मी की जगह आई लगा दिया तो ये इनकरेक्ट है ना। लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हर गो, इसे जाने दो, है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेट के साथ लग सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेट के साथ नहीं रख सकते। आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है ना। लेट जो है सब्जेक्टिव बोल दो या फिर नॉमिनेटिव बोल दो, नॉमिनेटिव। लेट जो है सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव दोनों तरह के केसेस में नहीं लगता। लेट जो है ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, है ना। वी का होता है अस, यू का तो यू ही होता है, ठीक है या नहीं। ही का हिम होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। शी का हर होता है नहीं होता है। ऐसी दे का फिर देम, ये सब चीजें होती हैं नहीं होती हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेट इन सब के साथ तो आ सकता है, इन सब के साथ आ सकता है लेट, लेकिन लेट जो है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ नहीं है।
पहली बात तो आपको याद रखनी है, ठीक। लेट के बारे में आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। इतनी बात अच्छे से अंडरस्टूड है, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आ गई। तो ऑब्जेक्टिव केस में करेक्ट और सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में लेट नहीं लगता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेट जो वर्ड है, ये जो लेट वर्ड है, जैसे मैंने बोला लेट मी टू गो देयर, लेट मी टू गो देयर, ये सेंटेंस करेक्ट है। मैंने बताया अभी जो इन्फिनेटिव यूज होगा विदाउट टू यूज होगा, यहाँ टू गलत है। तो एक बात हमने और जान ली कि लेट जो है विदाउट टू के साथ यूज होगा, मतलब बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज होता है। तो लेट के साथ क्या यूज होगा, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है लेट के साथ। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब विदाउट टू, ये बात अच्छे से अंडरस्टूड है। ये बात तो होगी किसके बारे में, लेट के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं, मैं आपको प्रॉपर लिखवा रहा हूँ वर्ड सारे के सारे। जैसे कि लेट हो गया पहला, लेट, बिड, वॉच, हियर, फील, फील का मतलब महसूस करना बताया था ये मैंने पीछे, फील, लाइक, दीज आर द वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स एक्सेट्रा। और भी होते हैं, मतलब ये तो मैंने आपको एग्जांपल ऐसे दे दी, और बहुत सारे वर्ड होते हैं। लेट, बिट, वॉच, हियर, फील, लाइक एक्सेट्रा, इन वर्ड्स के साथ जो इन्फिनेटिव यूज होगा वो विदाउट टू यूज होगा, विदाउट टू, विद टू नहीं, विदाउट टू। इतनी बात अच्छी क्लियर हो गई। ये था इसका लेट का हमारा पहला रूल, ठीक है। मतलब बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ यूज होगा, ये तो पहला हो गया। दूसरी कंडीशन जानते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि बट, एक प्रीपोजिशन आती है बट, बट के आगे जो इन्फिनेटिव लगेगा वो लगेगा बेयर इन्फिनेटिव, बट के आगे। ये आपको वर्ड सीधे याद रखने हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि चीज़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ बट के साथ बेयर इन्फिनेटिव, ये सब आपको सीधे प्रॉपर याद रखनी है। यही वो ग्रामर के शॉर्टकट्स होते हैं। अगर ये हमें प्रॉपर याद हो गए ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। आप देख लेते, मैं आपको भी क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप्स के। तो बट प्लस बेयर इन्फिनेटिव एकदम करेक्ट होता है। और बट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मैं विद टू लिख रहा हूँ, और बेयर इन्फिनेटिव लिखूंगा तो समझ जाना विदाउट टू लिख रहा हूँ। तो ये करेक्ट होता है। फिर बोल रहा हूँ इन्फिनेटिव अगर बोलूंगा तो समझ जाना विद टू, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। यहाँ तो बट के साथ सही है, लेकिन बट यहाँ से इसके साथ गलत है। ये दो तरह के रूल इसमें क्लियर हो गए, ठीक है। ये हमें याद रखने हैं प्रॉपर कि हम बेयर इन्फिनेटिव कहाँ यूज करेंगे। दो चीज़ें इसके अंदर हमारी यहाँ पर हो गई, एक तो बट हो गया, एक हो गया। तीसरा आता है हमारा पॉइंट, थर्ड नंबर, देन, THAN, देन, THAN, देन। देन के साथ भी हमारा बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव देन के साथ भी। और देन के साथ इन्फिनेटिव का यूज गलत, विद टू इनकरेक्ट, विदाउट टू करेक्ट। किसके साथ, देन के साथ, है ना। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर वे में क्या करनी है, याद रखनी है। लेट बता दिया, बट बता दिया, देन बता दिया, ठीक है। लेट नॉमिनेटिव केस में यूज़ नहीं होता, लेट ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, ठीक है। इतनी बात। देन के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, बट के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव आता है, ठीक। इतनी बातें नहीं है। तो ये थे हमारे बेयर इन्फिनेटिव के वो रूल्स जो आपको सीधे याद रखने के बेयर इन्फिनेटिव किन किन के साथ यूज़ होता है। जगह मतलब इसका यूज़ तो भी आगे और भी है, लेकिन जब आगे हम टॉपिक से प्रॉपर पढ़ेंगे वो चीज़ सब आपको वापस समझा दूंगा। अभी तो हमें ये छोटी छोटी बातें से याद रखनी जरूरी हैं। इसकी वजह से ही क्वेश्चन के अंदर पॉइंट पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। एकदम अगर सारे बता दूंगा तो वो तो लर्न होने वाले नहीं है ना। प्रॉपर वाइज एकदम सीरीज में चलते रहेंगे। जैसा हमने छोटा सा टॉपिक ये पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे, अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन, ओके।